My favorite गाना तुम्हें यहाँ पे at least few lines you have to sing. कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना, थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में। एवियन के सिम्टम्स तुम्हें कब पता चले कि कुछ हिप में कोई प्रॉब्लम? It was a very tough period. बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। हेल बोल लो उसको एक तरीके से। Both hip replaced in one go. What was your thoughts in getting both together? बहुत लोगों से सुना भी था कि सर्जरी में ये है वो है, बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो वही दिमाग में बैठ गया मेरे। आयुर्वेदा तो जैसा एक्सपेक्टेड है लोगों को लगता है कि सस्ती होती है। नॉट एट ऑल, नहीं होती, बिल्कुल सस्ती नहीं होती। इसमें ऑलमोस्ट कितना टाइम स्पेंड किया तुमने आयुर्वेदा में? एवियन का पहले नाम भी नहीं था, कोविड से पहले कोई जानता भी नहीं था। पाहिजपन फील हो कि मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, तब आपको फीलिंग होगा लोअर बैक पे इतना पेन होने लगा क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके लोअर बैक पे ही पड़ता है एवियन का। बिफोर सर्जरी कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि इंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा, ये किसने तुम्हें बताया? गुड़गांव में भी काफी शोज किए तो उसमें भी उन्होंने बोला कि तू सर्जरी करवा ले। Your expectations before the surgery and your results after the surgery, क्या expectations थी और क्या मिला? मतलब डर तो था ही सर्जरी से पहले कि यार क्या होगा। जैसे मैंने हिप रिप्लेसमेंट बोला, she started crying. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑर्थोकास्ट के इस नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आज मेरे साथ फिर से एक पेशेंट फ्रेंड है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ के आगे आए और उन्होंने अपनी एक सर्जरी कराई। हम उस सर्जरी के बारे में तो जानेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि वो करते क्या है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं और उनके कलाकारी का फर्स्ट जो ग्लिम्स हमें मिला वो सर्जरी के ड्यूरिंग में ही मिला या पता चला। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक। हाय अभिषेक। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। या वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ में वो अपने चैलेंजेस में रहते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स के बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम करते क्या और क्या चीज़ है, क्या एक्टिविटी है जो सबको, मतलब बहुत सारे लोग तुम्हें फेमस भी मानते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना होगा तुम्हें। I'm not that famous, but yeah, I'm a musician by profession and I live in Jaipur, though I'm from Gwalior, but right now I'm living in Jaipur and I do freelancing as well. I'm a singer by profession and I play guitar and I compose music as well. So that's how it's all going now. How do you feel yourself? कैसा placed हो in your profession right now? आज के दिन पे अगर मैं पूछूं। It's going good. It's going good. It's still a struggling phase, but yeah, it's like much better than before. Much better than before. Yeah. ठीक है. So let's talk about your journey of problems. So जैसा कि हम लोग बहुत लोग जानते हैं, कोविड आया। कोविड ने इनिशियल फेज में बहुत को परेशान किया। हमने बहुत सारे नियर एंड डियर वंस को लूज भी किया, बट कुछ आफ्टर मैथ्स चलते रहे जो कोविड जाने के बाद भी चल रहे हैं। सो उसी तरह की एक प्रॉब्लम तुम्हें भी हुई है। ठीक है, अपने उस कोविड पीरियड को थोड़ा सा अगर मैं पूछूंगी क्या हुआ था और कैसे प्रॉब्लम्स हुई थी, उसको अगर डिस्क्राइब करना चाहोगे तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? It was a very tough period. बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। हेल बोल लो उसको एक तरीके से। और during that time I lost my mother also in COVID. Okay. And I lost my 3 family members during COVID within a span of one and a half month. तो उसमें मुझे भी कोविड हुआ था सबसे पहले और फिर आई वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल और 8 दिन तक मैं रहा। देन माय मम्मी, उनको एडमिट होना पड़ा बिकॉज उनको भी हो गया था। और फिर फेज़ वो 1 महीने तक चलता रहा। 1 महीने तक मामा हॉस्पिटल में थी, तो ड्यूरिंग दैट टाइम में वो उतना रेस्ट नहीं ले पाया। मैं जब डिस्चार्ज हुआ उसके बाद ही तुरंत मैं वापस हॉस्पिटल भागने लग गया। 1 महीना हुआ ये फेज़ चला, फिर उसके बाद आई जस्ट लॉस्ट हर एंड फिर चीज़ें थोड़ी सी टफ हो गई
डिसीजन मेकिंग जो रहता था ना वो भी ख़त्म हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। ऑब्वियस सिचुएशन है कि जब ऐसा होता है तो बहुत आप डिस्टर्ब हो जाते हो। और फिर उसके चलते चलते मैं थोड़ा सा कवर अप कर रहा था इन सब चीज़ों से, फिर एवियन डिटेक्ट हो गया एट द एंड ऑफ 21। तो फिर जिनसे मैंने करवाया था, जिनने डिटेक्ट किया था वो काफ़ी क्लोज थे, ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। तो उनसे बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि तेरे को एवियन है और कोई दिक्कत नहीं, हम हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। तो अच्छा, थोड़ा डर लगा था बिल्कुल। तुम्हें कोविड हुआ कब था? मुझे कोविड 21 में ही हुआ था, 21 के स्टार्टिंग में ही हो गया था। स्टार्टिंग में ही। एवियन के सिम्टम्स तुम्हें कब पता चले कि कुछ मतलब हिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है? एवियन के सिम्टम्स मुझे एंडिंग में ही पता चले, मतलब क्या थे तुम्हारे symptoms? दिसंबर समथिंग ऐसी कुछ था। क्या सिम्टम्स मेनली तुम्हें? Pain. जो फर्स्ट पेन से स्टार्ट हुआ? पेन से ही स्टार्ट हुआ, नथिंग। बस सडन ऑनसेट पेन, और ये कंटिन्यूअसली थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ? धीरे धीरे बढ़ता हुआ। पहले आई स्टार्टेड रनिंग, तो रनिंग के टाइम मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है पैर में, हिप के साइड में। बहुत मतलब एक तो अनईजी सा लग रहा, प्लस पेन थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा। फिर जब ज़्यादा बढ़ने लगा तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने बोला कि एवियन है भाई आपको। उन्होंने एक्सरे निकलवाया, उस टाइम एमआरआई तो हुई नहीं थी, एक्सरे निकलवाया तो उसमें डिटेक्ट हुआ कि यू हैव एवियन। एडवांस स्टेज क्या हो चुका था? एक्सरे में दिख गया था? मतलब एक्सरे में दिखा था या नहीं दिखा था? नहीं, एक्सरे में दिख रहा था। मतलब इनिशियल स्टेज था वो। तो उस टाइम उनका तो वही कहना था कि यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी। तो उस टाइम मेरे को डर लग रहा था कि मैं सर्जरी करवाऊं कि नहीं करवाऊं। इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी, बिकॉज बहुत लोगों से सुना भी था कि सर्जरी में ये है वो है, बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो वही दिमाग में बैठ गया मेरे। कोविड के ड्यूरेशन में तुम्हें स्टेरॉइड दिया था, ऐसा कुछ तुम्हें आइडिया है कि स्टेरॉइड का कोई इंटेक है? बहुत लोगों को हुआ है, मतलब बहुत लोगों को, जितने भी लोग गए हैं हॉस्पिटल में सबको स्टेरॉइड्स दिए गए। जिन जिन को कोविड हुआ है सबको स्टेरॉइड्स दिए हैं। कुछ को एवियन निकला है, कुछ को कुछ और प्रॉब्लम हुई है, बट एवियन का पहले नाम भी नहीं था। कोविड से पहले कोई जानता भी नहीं था। लोग अर्थराइटिस को जानते थे, एवियन को कोई नहीं जानता था मतलब। फिर कोविड के बाद मैंने इतने पेशेंट मैंने खुद देखे अपने आंखों के सामने, लोगों को ऐसे सफ़र करते हुए। और मैं अलग अलग जगह भी गया इसका ट्रीटमेंट के लिए। आई वेंट टू आयुर्वेदा हॉस्पिटल ऑल्सो। आई वेंट फॉर द एडवांस फिजियोथेरेपी इन मुंबई। तो उसमें इतना खर्चा हुआ और इतने लोग मिले मेरे को, सबका यही कहानी है कि कोविड के बाद हमारा ये हो गया। अच्छा, आयुर्वेदा के बारे में अगर हम पूछेंगे तो डायग्नोसिस जब तुम्हारा एंड ऑफ 2021 में हुआ, तो उसके बाद फर्स्ट थिंग तुमने क्या किया? फर्स्ट थिंग तुमने मेडिकल मैनेजमेंट को सीख किया या सीधा ही तुमने आयुर्वेदा की तरफ? नहीं, पहले तो मैंने मेडिसिन वगैरह कुछ ली, अल्टरनेट ढूंढा, और मतलब मैं फॉलो अप नहीं कर पा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हेट मेडिसिन्स। मुझे मेडिसिन्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बचपन से मेडिसिन खा रहा हूँ, बचपन से इतना बीमार हुआ हूँ कि मैं क्या बताऊँ। कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे हुई हैं, और ये कोविड फिर आए, फिर ये एवियन हुआ, तो उसके बाद मैं फॉलो अप लेना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया, बिकॉज एक तो एकदम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई घर की। ऐसी कुछ खास नहीं, बट या स्टिल जब आप अकेले पड़ जाते हो, और माय फादर इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड, तो वो भी मतलब रिटायर होने ही वाले थे उस टाइम। ही वॉज इन हिज 60s। और फिर थोड़ा सा उस टाइम माइंड भी डिस्टर्ब था कि करें क्या करें, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लाइक आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ ड्यूरिंग दैट टाइम। तो फॉलो अप लेना तो था ही नहीं मेरे अंदर कि मुझे जो होगा सो देखा जाएगा। आई वाज लाइक दैट, मेरे को नहीं खानी मेडिसिन। मैं ज़िद्दी हो चुका था उस मामले में। फिर अहमदाबाद में गया मैं हॉस्पिटल, नॉट हॉस्पिटल, क्लिनिक था एक, और वो डॉक्टर अच्छे थे खैर, बट उनका मैं फॉलो अप नहीं ले पाया उतना। और फिर मेरे लिए बहुत टफ था कि अहमदाबाद जाऊं, फिर वहाँ से आऊं, फिर ऐसे ये तो। और
उस टाइम मेरा काम भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था बिकॉज कोविड के बाद शोज़ आने बंद हो गए थे। तो फाइनेंसेस भी देखने थे, एक्सपेंसेस भी बेयर करने थे, सारी चीज़ें देखनी थी। तो वो चीज़ एक और जो थी वो डिस्टर्ब कर रही थी मुझे कि हाँ यार सारी चीज़ें देखनी है यार, फिर ऊपर से ये चीज़ और आ गई, अब क्या करें। और जो मेडिकल इंश्योरेंस मैंने जो करवाया था वो कोविड के टाइम ही करवाया था, वो 2 साल के बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसके पहले तो आप यूज़ कर नहीं सकते। बट हाँ उसके बाद ये हुआ कि कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद मतलब मैंने थोड़ा नेगलेक्ट किया तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और फिर 23 आई गेस 22 एट द एंड ऑफ 22 एंड 23 मैंने आयुर्वेदा चूज़ किया। बट उसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस था। यू हैव टू टेक एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट। बट मैं अभी नया नया ज्वाइन हुआ था, फिर मैं जयपुर आ गया था उसी टाइम 23 में, तो मेरे लिए वो ही फॉलो अप करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसमें तो बोलते हैं कि भाई आपको तो रेस्ट करना पड़ेगा। अब भाई काम करूं कि रेस्ट करूं, मैं उस टाइम ये नहीं समझ पा रहा था। पेन हो रहा था ठीक है, बट काम करना ज़रूरी था बिकॉज यू हैव टू बिल्ड योर करियर। अब आप इस एज में आ गए हो कि आपको करियर पे फोकस करना ही पड़ेगा, चाहे आपको पेन हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। What was your age that time? अभी आई एम 29, मैं उस टाइम 27 का हूँगा, 27 26 या। तो देयर वाज अ चैलेंज। और बट हाँ उसमें इंश्योरेंस अप्लाई नहीं हुआ, 2 साल हो गए थे तो, बट उसमें इंश्योरेंस लगा नहीं तो मेरे पैसे पूरे डूब गए उसमें कुछ फ़ायदा नहीं निकला। आयुर्वेदा में मेडिसिन भी थी कुछ? मेडिसिन ही थी, सारी मेडिसिन थी, वेस्टर्न मेडिसिन भी। वेस्टर्न मेडिसिन। पर हाँ उस मतलब एक तो वो बहुत थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ती है उसकी मेडिसिन। बट आयुर्वेदा तो जैसा एक्सपेक्टेड है, लोगों को लगता है कि सस्ती होती है मॉडर्न मेडिसिन से। नॉट एट ऑल, नहीं होती, बिल्कुल सस्ती नहीं होती। वो इतनी सारी मेडिसिन देते हैं उनमें ही कितना खर्चा हो जाता है। मतलब मैं कहूँगा कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा तो मेडिसिन में आपका खर्चा निकल रहा है। ओके, दैट्स द इशू विद द आयुर्वेदा। और अभी होता क्या है ना कि अभी इतना डाउट होता है अभी आयुर्वेदा पे बिकॉज नॉट दैट प्योर। इट्स गुड इन केरला, इट्स वेरी गुड। केरला का मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है, मतलब वो नेचुरल रेमेडीज यूज़ करते हैं। बट और कहीं का तो आप नहीं बिलीव कर सकते। मतलब आजकल कुछ भी है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सो यू कांट ट्रस्ट देम। पता कैसे चला आयुर्वेदा के बारे में कि ये भी एक्चुअली आई ट्रीटमेंट है गॉट इसमें? टू नो फ्रॉम यूट्यूब। मैंने यूट्यूब पे देखना चालू किया है कि सर्जरी के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे यूट्यूब से पता चला आयुर्वेदा के बारे में। फिर मैं उस हॉस्पिटल गया, 10 डेज़ का उनका रहता है, 10 डेज़ का नहीं, सॉरी 7 डेज़ का रहता है उनका, 7 to 8 डेज़ का रहता है उनका, कि आपको वहीं रुकना पड़ेगा, आपकी थेरेपी चलेगी और कप थेरेपी एंड ऑल वो करते हैं, और बाकी फिजियोथेरेपी भी चलती है उधर। सो इट वाज लाइक दैट। और बाकी यही सब था, मेडिसिन वगैरह जो आपको रेस्ट लेना है वही सब करना है। इसमें ऑलमोस्ट कितना टाइम स्पेंड किया तुमने आयुर्वेदा में? मैंने एटलीस्ट 1 साल तो दिया, 8-9 महीने, 1 साल समथिंग। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ इतना टाइम तो मैंने दिया था उसको। Then how did you went to physiotherapy and things? That advanced physiotherapy. Advanced physiotherapy. That also I got to know from YouTube. Okay. हाँ, और मुझे कुछ फ्रेंड्स ने वो चीज़ सजेस्ट करी कि यू शुड गो फॉर दिस थेरेपी एंड ऑल, बट उसमें भी वही था कि आपको रेस्ट चाहिए बहुत ज़्यादा। दे यूज़ द एडवांस मशीन जो नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं होती है, वो मशीन यूज़ करते हैं। बट उसमें भी खर्चे बहुत थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस थे, बिकॉज आई हैव टू गो बाय फ्लाइट। जयपुर से मुंबई ट्रेन से तो जा नहीं सकते, बहुत लंबी जर्नी हो जाती थी, तो उसमें भी वो पैसे लग रहे हैं।
और कुछ असर नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा पेन कम हुआ था. आई स्टार्टेड वॉकिंग नॉर्मली, आई यूज्ड टू लिम्प बिफोर, और लेकिन वो टेम्परेरी था, वो परमानेंट नहीं था. दैट वाज द इशू. और उसमें भी उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट आपको 1 साल का रेस्ट चाहिए. यू हैव टू क्विट योर जॉब एंड लाइक जो भी आप कर रहे हो यू हैव टू क्विट. आपको जाना नहीं है कहीं, आपको ज़्यादा घूमना नहीं है. बट मेरे लिए वही चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं 2-3 महीने का रेस्ट ले सकता हूँ बट पूरे 1 साल का नहीं. सो मोटा मोटा देखा जाए तो जो आयुर्वेदा और फिजियोथेरेपी रिहैब जो हमने किया है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट ही एडवाइस किया गया था, जो वन ऑफ द. और सेकंड चीज़ है कि उनसे थोड़ा बहुत फ़ायदा तुम्हें मिला, डेफिनेटली पेन रिलीफ तो आया ही हुआ. थोड़ा बहुत पेन रिलीफ हुआ, फिर वो वापस आ गया. लेकिन हाँ, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ एवियन इज कि एवियन में जितना रेस्ट लेंगे, दैट्स ट्रू कि जितना रेस्ट लेंगे उतना एवियन की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी. सो आपको एवियन के एडवांसमेंट्स धीरे हो जाएंगे, तो वेयर आउट कम होगा जॉइंट, और आगे प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिले हो जाएंगी, डिफर हो जाएंगी. एंड डेफिनेटली यस, द मोमेंट यू स्टार्ट एक्टिविटीज इट विल कम बैक, पेन दोबारा आ जाएगा. एंड दिस इज एक्चुअली ट्रुथ. तुम जो बोल रहे हो ना, मैं मतलब बहुत सारे लोगों से ये सुन चुका हूँ. इनफैक्ट तुमने ये भी देखा होगा कि जो लोग और तुम्हारे साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे होंगे, उन लोगों के पास भी यही एक आंसर होता है कि हाँ, हम लोग भी बहुत दिनों से पेन में हैं एंड इट हैज़ इम्प्रूव्ड. सो द मोमेंट यू टेक रेस्ट यू गेट इम्प्रूव्ड. दैट इज नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ एवियन कि आप फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज में जितना रेस्ट लोगे इट विल एक्चुअली डिले द प्रोग्रेशन. That's true. अलॉन्ग विद सम मेडिसिन्स जिनमें काम करती हैं. बट अनफॉर्चुनेट ये है कि एक प्रोडक्टिव आदमी के लिए, यंग पर्सन के लिए ना, एक लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग रेस्ट हो जाता है. जैसे 1 साल रेस्ट इज प्रैक्टिकली, मैं बोलूँगा कि आज के टाइम पे अगर किसी डॉक्टर को हो जाता है तो उसको बोलेंगे, उसकी प्रैक्टिस चल रही है, उसको बोलेंगे भाई नाउ यू हैव टू टेक 1 year ऑफ रेस्ट. सो इट बिकम्स ए प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस. ठीक है. And that is why many a time क्या होता है कि people start with this and then eventually they realize कि शायद इतना नहीं कर पाएंगे. And to a point rest कितना, and there is no end to that. ठीक है. The moment you go to another physician of alternative medicine, he will suggest कि another year of rest. उसके बाद 1 और साल. So that's true. But how did you, मतलब तुम्हें ऐसा, मतलब ये realize कब हुआ कि you should think about surgery now? क्योंकि many a time मैंने देखा है कि young लोग ना even 2001 to 2026 we are now. So तुम्हारी सर्जरी 2025 में हुई, तो 4 years. I've seen people lingering on with avian for ages together. That's true. 10 years, 15 years. पहले जो लोग होते थे, More than 15 years. हाँ, उनके avian बहुत सालों से है. So how did you thought of this कि now this is okay, I have to go for surgery? Actually, what happened in Feb, I went to Goa for an event. और इवेंट अच्छा गया, बढ़िया गया, ठीक है. आई डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर 2 or 3 days. हुआ क्या कि जब अगले दिन मैं शाम के टाइम पे बीच पे गया, तो पेन जो आया ना मेरे को was unbearable. जिस दिन वो जिस टाइम वो पेन आया, it was really, it was very tough for me to walk on the beach. जब मैं वापस आ रहा था ना बीच से निकल के, पूरा लंबा निकल गया था मैं, थोड़ा सा चलते चलते ऐसे ही. जब मैं वापस आया ना, मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, लोअर बैक पे, मोर देन माई लेग्स. लोअर बैक पे इतना पेन होने लगा क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके लोअर बैक पे ही पड़ता है एवियन का. आपके नी पे तो पड़ता ही पड़ता है, हिप पे भी पड़ता है, बट लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. एंड ड्यू टू दैट आपका वो पोस्चर खराब हो जाता है, आपका चलने का पोस्चर खराब हो जाता है. आप ऐसे मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, स्टिफ होके चलते हो, बिल्कुल ऐसे तन के, मजबूर होके. लेकिन वो पोस्चर दिखता है जब आप अपने आप को शीशे में चलते हुए देखोगे ना, तो पता पड़ेगा कि यार ये नहीं, तो कुछ गड़बड़ है बॉडी के साथ. सामने वाला भी आपको देखेगा यार इसके साथ कुछ गड़बड़ है यार, ये ऐसे क्यों चल रहा है. मैं जस्ट 2-3 छोटी चीजें पूछूंगा. मैं अपने मोटिव से पूछ रहा हूँ, ठीक है. बताऊंगा मोटिव क्यों है. बिल्कुल. कि जैसे गेटिंग अप फ्रॉम चेयर एंड वॉकिंग फ्यू स्टेप्स इनसाइड द हाउस एंड गोइंग टू सोशल एक्टिविटीज, और मे बी
doing some activity inside the house, even using जो WC है. How was this during these pain episodes? Were there probability? हिंदी में अगर हिंदी में. बोलूं तो मौत आती थी उठने में सुबह. मतलब मन नहीं करता था वो पेन वापस सहन करने का कि यार उठें कि नहीं उठें. बिस्तर से बाहर निकलना है. डिलेमा रहता था कि यार उठना है कि नहीं उठना है. मेन चैलेंज तो वही, सुबह उठते ही वही चैलेंज होता था कि हमें उठना है कि नहीं उठना है. दैट वाज द इशू. सो ये सवाल ना स्पेसिफिकली मैंने तुम्हें इसलिए पूछा है कि एक बार मतलब मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे किसी ने एक सवाल पूछा या मतलब पिंच मारा बेसिकली इसे बोलते हैं. उसने किसी ने बोला कि ये डॉक्टर तो सबके जॉइंट्स रिप्लेस करके ही मानेगा, ठीक है, पकड़ पकड़ के. एंड एक्चुअली तुमने जो ये बात बताई कि बिस्तर से निकलने में मौत की फीलिंग, एंड आई कैन रियली रिलेट बिकॉज आई सी डे इन एंड आउट. ठीक है, मेरे प्रैक्टिस में एवियन साल में एक पेशेंट, जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ छोटा हॉस्पिटल ही है, वहाँ पे साल में एक पेशेंट आता था कोविड से पहले. और उस हॉस्पिटल में महीने में 4-5 पेशेंट आने लगे, जिनमें से सारे के सारे पेशेंट, कोई भी बूढ़ा नहीं है, सब यंग इन देयर 20s, 30s एंड 40s, एंड दे वर थिंकिंग टू वॉक इवन. ठीक है, सो एक वो जो फीलिंग होती है ना देख के कि दिस गाय शुड नॉट बी इन ए पोजिशन कि वो अपाहिज जैसी जिंदगी जीने के लिए है, बट वो ऐसा देख के लग ही नहीं रहा है उसके फेस में कि वो चलेगा तो इस तरह से चलेगा. ठीक है, बेसिक एक्टिविटीज जो लोग सोचते हैं कि मैं, अरे ये भी कोई एक्टिविटी है क्या, जैसे बाथरूम में जाके टॉयलेट सीट पे बैठना. ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई हम नॉर्मल लोग ये सोच भी सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जाके सीट पे बैठना और वहाँ से खड़े होना भी एक एक्टिविटी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं. ठीक है, इतने लोगों से, इतने पेशेंट से ये बात जो सुनने को मिलती है ना, तब फील होता है कि इफ आई कैन डू समथिंग फॉर देम. एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. अगर वो ये पॉडकास्ट देखे तो भाई, जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे हमें फीलिंग नहीं होती है जब तक हम उसको कर नहीं पाने के, मतलब अपाहिजपन फील हो कि मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, तब आपको फीलिंग होगा क्यों ये डॉक्टर उसको बदल के ठीक करना चाहता है. टू पॉइंट में एक एग्जांपल देता हूँ. दिस वाज इन इनिशियल डेज ऑफ, मैं इवन कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ, एवियन. उसकी स्टोरीज में मैं तो बताऊंगा कि एक स्टोरी ऐसी है जो कि मतलब मुझे आज भी फील होती है. और उस पेशेंट के बाद मैंने ये स्टार्ट किया कि आई टोल्ड माय टीम स्टाफ टू कॉल द पेशेंट्स जो लोग सफ़र कर रहे हैं और उनको मोटिवेट करना. एक यंग लड़की एकदम मतलब इन हर अर्ली 30s में है, एंड शी इज़ ब्यूटिफुल. ठीक है, शी इज़ एजुकेटेड. शी कम्स टू माई OPD एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे को ना हिप का एवियन है एंड माई लाइफ इज रूइंड. तो मैंने उसको समझाया देखो, और उसका स्टेज 3 या 4 का एवियन था. ठीक है, एक्सरेज जो कराया, और लास्ट 4-5 ईयर्स से शी इज सफरिंग. सो आई टोल्ड हर देखो इसमें हिप रिप्लेसमेंट इज अ वेरी गुड आंसर, यू शुड गो फॉर इट. जैसे मैंने हिप रिप्लेसमेंट बोला, शी स्टार्टेड क्राइंग. ठीक है, शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज उसका एवियन डायग्नोसिस करीब 6-7 साल या 8 साल पहले हुआ था, when she was in a relationship with someone, and it got diagnosed and she was about to get married. Okay. ठीक है, about to get married, and because of this diagnosis, क्योंकि तब के टाइम में इवन किसी को पता ही नहीं था, 2014-15 के बाद बहुत कम लोगों को पता था, और सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आता था दिमाग में वो आता था कि हिप रिप्लेसमेंट ही होना है. ठीक है, सो जैसे ही उसको ये बात बोली तो उसके घर के रिलेशंस में, लड़के के घर के रिलेशंस में सब लोगों ने मतलब एक ऐसा वो शुरू कर दिया कि नो, नॉट टू मैरी दिस गर्ल. एंड सिंस देन हर डाउनफॉल वाज देयर. शी वाज डूइंग हर जॉब बट एवरी डे शी वाज क्राइंग, एंड वो मेरे सामने रोती रही पूरे टाइम. तो मैंने उसको बोला देखो, रोने से फ़ायदा नहीं है, आई कैन डू समथिंग फॉर यू वेयर यू कैन वॉक. बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उस दिन उसको कन्विंस नहीं कर पाया कि यू शुड गो फॉर सर्जरी.
and I tried my best to tell my secretaries, मेरे 2 secretary थे work there, मैंने कहा इसको बात करो, because her thoughts were almost like कि मैं suicide ही कर लूँ, ठीक है. So I wanted to help her and I wanted to convince कि surgery से patient ठीक होते हैं. तो मैंने उसको एक अपने fellowship के time के एक patient का reference दिया, was working in IBM. She got her whole both replaced and then she become IBM की डायरेक्टर के पोस्ट तक गई, where she delivered 3 babies, ठीक है. सो वो हर साल अपने जब भी बच्चा होता है ना, उसकी फैमिली की फोटो हस्बैंड के साथ मेरे पास भेजती थी, हस्बैंड ही भेजता था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दोज पिक्चर्स, ठीक है. तो मैं उसको भी ये शेयर किया कि मैंने कहा सी दिस, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू दिस लेडी, I can provide you the number and they will definitely talk to you, because I had a very good relation with the patient. But I think उस समय मेरा कन्विक्शन या कन्विंसिंग पावर उतना नहीं था जितने पे मैं मुझे उसको कन्विंस कर पाता. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन 2018-19, जस्ट बिफोर कोविड वाली बात बता रहा हूँ. एंड देन आई रियलाइज कि सम ऑफ द पेशेंट्स दे नीड काउंसलिंग एंड इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस. यू कैन नॉट जस्ट सी देम एंड फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम बहुत प्रॉब्लमेटिक पेशेंट देखते हैं, प्रॉब्लम में है, वी वांट टू डू समथिंग बट द पेशेंट हैज़ नो करेज टू टेक द डिसीजन कॉल, और उसको हम हेल्प नहीं कर पाते हैं. सो मैंने सोचा कि विल हेल्प, एंड दिस इज ए चैनल. पहले इंडिविजुअली कर रहा था सबको कॉल कर करके, अब मैंने रियलाइज किया कि पॉडकास्ट इज ए वेरी गुड मीडियम वेयर आई कैन मोटिवेट पीपल विथ रियल लाइफ स्टोरीज, एंड यू बीइंग वन ऑफ देम, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट जो सवाल तुमसे पूछने वाला हूँ वो ये कि आफ्टर दैट वॉक हाउ डिड यू डिसाइडेड दैट आई शुड गो फॉर सर्जरी और थिंक अबाउट सर्जरी, बिकॉज उससे पहले तक तुम्हें बहुतों ने सर्जरी बोला होगा, ठीक है, एंड यू आर कन्विंस नॉट टू गेट इट डन, एंड देन हाउ डिड यू डिसाइड दैट मोमेंट, वो मुझे एक बार जर्नी तुम्हें बतानी है. So what happened after that walk? I went to Gwalior, और एक हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, he is a good friend of mine, he is very senior to me, his name is तुषार. उनका फिजियोथेरेपी सेंटर भी है. एंड उन्होंने बोला कि भाई तेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, तो चलना मुश्किल हो गया है, तेरे लिए बैठना भी, मेरे लिए बैठना तक मुश्किल हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइक जब मैं प्ले कर रहा हूँ, तो वो बैठना ही मुश्किल हो गया था. चलना तो दूर की बात है, इतना पेन था, ये अपर साइड में इतना पेन होने लग गया था बैठने की वजह से. लेटने में दिक्कत होती थी, अनईजी सा लगता था स्लीपिंग के टाइम. तो उन्होंने बोला कि यार देख, तूने सब ट्राई कर लिया, तूने आयुर्वेदा ट्राई कर लिया, तू मुंबई गया, इतना ट्रीटमेंट लेके आया, इतना पैसे तूने डाले, एक बार देवाशीष सर से बात कर, बिकॉज उनके पास आपका नंबर था, ही शेयर्ड योर कॉन्टैक्ट विथ मी. तो उन्होंने बोला कि एक बार बात करके देख ले, तेरे को लगे तो तू करना, बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव राइट नाउ. अब तेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है. मैंने भी सोचा यार ठीक है, देखी जाएगी, अब करा ही लो, क्योंकि यार इतना पेन बेयर करने से अच्छा कि यार हटाओ इस चीज़ को, कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 3 साल 4 साल 3 साढ़े 3 साल हो गए, तो बहुत होते हैं 3 साढ़े 3 साल वो पेन के साथ. एक तो होता क्या है ना कि आप बहुत डीमोटिवेट से होने लगते हो. सपोज आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो और आप लिम्प कर रहे हो, आप लंगड़ा के चल रहे हो, तो आपको भी अजीब सा ऑकवर्डनेस सी होती है कि भाई यार क्यों, और सब लोग पूछ भी लेते तो और गंदा लगता है कि. और कुछ लोग तो ऐसे पूछते हैं कि भाई बाय बर्थ है आपको ऐसा ये चीज़. देखा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ बाय बर्थ नहीं है, अभी इंजरी है तो इसलिए ऐसा हो रहा है. और बहुत लोगों ने टोका भी मुझे, बहुत लोगों ने बोला, इवन गुड़गांव में भी काफ़ी शोज किए, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि तू सर्जरी करवा ले, बेस्ट है. एक हमारे क्लाइंट थे, तो उनके शोल्डर में इंजरी हुई थी, गुड़गांव में ही रहते हैं, ही लिव्स इन कमीलियास गुड़गांव. तो उनके यहाँ मैं शो करने गया था, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि यहाँ पे भाई मेरे शोल्डर इंजरी हुई थी, मैं तो सर्जरी करवाई थी, तू भी सर्जरी करवा ले. That's the best you can do for yourself because you are young right now. तो जो रिकवरी है उसमें भी तेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा.
जल्दी रिबिल्ड होगी सारी चीज़ें, जल्दी तेरी स्ट्रेंथ वापस आएगी, बट यू हैव टू फोकस आफ्टर सर्जरी ऑन योर सेल्फ। पहले सर्जरी करवाओ, बिकॉज वही तुम करवा सकते हो फिलहाल, और कुछ काम नहीं आएगा। तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू गो फॉर द सर्जरी। और मेन चीज़ तो तुषार सर का कहना था कि भाई तू करवा और कुछ मत देख, इधर उधर मत जा, जस्ट गेट इट डन। देन आई डिसाइडेड कि आई शुड गो फॉर द सर्जरी। तो ग्वालियर के एंगल से एक सवाल पूछूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ग्वालियर में इवन सिंगल साइड सर्जरी कराने के लिए लोग सोचते हैं, बिल्कुल। और तुमने दोनों एक साथ कराने का डिसीजन लिया। और ग्वालियर जब मैंने जाना शुरू किया था तो लोग, अगर मैं किसी को बोल देता है कि दोनों हिप एक साथ रिप्लेस करते हैं तो बड़े ख़राब तरीके से देखते थे, और कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि पॉसिबल ही नहीं है, तो डोंट फॉल फॉर दिस। So you took this, okay, both hip replaced in one go. What was your thoughts in getting both together? एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट द अदर्स ना, कि उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि आप पहले एक पैर की कराओ फिर दूसरे पैर की कराओ, ऐसे कहते हैं। मैंने खुद सुना है अपनी, मतलब मैंने खुद आंखों के सामने देखा है कि यार लोग मुझसे यही बोल रहे हैं कि पहले एक का कराओ फिर दूसरे का कराओ। और काफ़ी सारे डॉक्टर्स मुझे ऐसे मिले भी कि उन्होंने ऐसे ही बोला कि अल्टरनेट कराओ, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर। फिर मुझे वही लगा कि यार अब जब कराने ही तो एक साथ ही कराओ ना, ठीक है, चैलेंज एक बार फेस करना है तो एक बार ही फेस करो, फिर वो काटा पीटी होगी, फिर वही सब चीज़ें होंगी, और फिर वही हॉस्पिटल में जाना, विजिट करना, इसलिए एक बार में ही ख़त्म करो। फिर आपका कहना भी यही था कि एक बार में ही कराओ तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यू हैव टू विजिट हॉस्पिटल अगेन, फिर वही चीज़ आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, फिर वही उतना टाइम जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है, दोनों ही करा लेते हैं और क्या, बिकॉज 2 महीने यहाँ पे, 2-3 महीने यहाँ पे लगेंगे, फिर 2-3 महीने और देने पड़ेंगे दोबारा। इसलिए 3 महीने प्रॉपर दोनों को एक साथ ही दे दो। चैलेंज होगा बट देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, इट वॉज अ गुड डिसीजन कि मैंने दोनों पैर का कराया, वरना अभी जुलाई में हुई थी अपनी सर्जरी, राइट? जुलाई के बाद फिर मुझे नवंबर दिसंबर में फिर करानी पड़ती, तो फिर मैं अभी रेस्ट कर रहा होता, अभी मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो एक और सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, जो तुम मुझे बिफोर सर्जरी कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि इंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा, ये किसने तुम्हें बताया कि इसके बारे में, सामने से या पीछे से? ये वाला सवाल यूजुअली बहुत कम लोग ही पूछते हैं, मतलब देखा। ये भी हमारे वो भी क्लाइंट ही थे जहाँ पे मैं शोज करता था, तो वो भी क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक ही थे, और नोन में है, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से एक बार यही बोलना कि ये जो टेक्निक है, वो मैं नाम भूल गया उनका, क्या है बोलते हैं, DA, डायरेक्ट इंटीरियर। तो मैंने बोला था ये डॉक्टर से ज़रूर पूछना। सो ये जो सवाल था ना कि डायरेक्ट इंटीरियर वाला, वैसे जो मोस्ट कॉमनली सवाल पूछा जाता है कि सर 2 कराएं या 1 कराएं, हाँ, ठीक है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि दोनों पैरों का करना है तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद वी टेंड टू गेन हाइट, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं अगर एक पेशेंट को या किसी को भी बोलूँ कि 2 लाइन आंख बंद करके सीधी खींचनी है, आंख खोल के सीधी खींचनी है पेपर के 2 साइड में, और वो दोनों लाइन एक बराबर हो, पॉसिबिलिटी है कि अभी मैंने एक लाइन खींची और अभी थोड़ी देर बाद एक और खींची, दोनों बराबर होने के चांस है। बट एक लाइन में आज खींचूँ और एक महीने बाद दूर से दिखाऊं और बोलूँ कि इसके बराबर एक और खींच के दिखा दो, यू माइट नॉट बी इक्वल। सो मेरा जो मेन मोटो होता था कि लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, पैर का बड़ा छोटा हो जाना हिप रिप्लेसमेंट में बहुत कॉमन है। अगर मैं नॉर्मली जाऊँ तो हिप को मैं लंबा कर सकता हूँ, हिप से हाइट गेन कर सकता हूँ। सो दोनों करने से दोनों को इक्वली गेन कर दिया, और आज ही किया है तो मुझे याद रहेगा कि अभी कितना साइज लगा था और अगले वाले में क्या करना है। तो इक्वल करना बड़ा इजी होता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन कंसर्न की गेटिंग बोथ डन टुगेदर। रिकवरी वाइज मैंने इतना तो रियलाइज कर लिया कि लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ अबाउट माइंड सेट। द मोमेंट यू टेल पेशेंट दैट इट इज़ रिकवरेबल इन द सेम टाइम, दे टेंड टू रिकवर इन द सेम टाइम, ठीक है। माइंड बड़ी पावरफुल चीज़ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नी रिप्लेसमेंट हम लोग जब कॉलेज टाइम पे करते थे, 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखते थे पेशेंट को, 15 दिन, ठीक है।
तो पेशेंट एक वीआईपी पेशेंट की तरह होता था और उसको पर्सनल सिंगल रूम में रखा जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज की बात बता रहा हूँ। और 15 दिन तक उसको सुबह शाम सब देखते थे, फिजियोथेरेपी, रिहैब और उसके बाद स्ट्रेचेस रिमूव। और उनके रिजल्ट्स जो है ना बहुत ही ख़राब होते थे तब के टाइम पे। ठीक है, एक तो पेशेंट ये सोच लेता था 15 दिन में मैं तो हॉस्पिटल में मरीज ही हूँ। और ये कब की बात है सर? ये मैं बता रहा हूँ वे बैक इन 2008 7-8। ठीक है, सो आपके दिन में ऐसा हुआ है कि नाउ वी मेक द पेशेंट स्टैंड ऑन द सेम डे। ठीक है, नेक्स्ट डे और उसके अगले दिन हम लोग घर भेज देते हैं। सो माइंडसेट चेंज कैसे हुआ है कि जब आप ऐसे बार बार करते रहो ना, एक पेशेंट दूसरे को बोले कि भाई मैं 2 दिन में निकला हूँ, तो दूसरा पेशेंट ये सुन के जाता ना तो 2 दिन होता है, उसका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है तीसरे दिन पे चला जाऊँ। बट जिसकी 15 दिन सुन के आता है ना, तो अगला बंदा भी ये दिमाग में रखता है हाँ 15 दिन तो लग ही जाएंगे मुझे करने। हाँ, So that is your mind continuously thinking about it. Now with both hip replacement, you stay 2 days. Most of my patient usually stay for 2 days. ठीक है, क्योंकि माइंड सेट चेंज हो जाता है। बिफोर सर्जरी आप एक्सरसाइजेस करा लो, फिजियोथेरेपी आप तो तुषार के थ्रू ही आए थे तो तुषार ने तुम्हारी एक्सरसाइजेस करवाई ही होंगी। सो दैट्स हाउ यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर सर्जरी। एंड इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आप ये दे दो गोल कि आपको चलना है। ठीक है, यू विल डेफिनेटली हैव पेन, इफ्स एंड बट्स बहुत रहते हैं, बट द मोमेंट यू गेट अप। तो मेरे हॉस्पिटल में क्या हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया, शाम को खड़ा होना ही होना है अनटिल अनलेस देयर इज अ मेडिकल कंडीशन विद द एल्डरली पेशेंट कि डॉक्टर ने या कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि आज खड़ा मत करना, या एनेस्थेटिस्ट ने बोला आज खड़ा मत करना। अदर देन दैट वी मेक इट ए पॉइंट कि वो शाम को खड़ा होना है। They have to take a picture and this picture to be sent that to their family members so that everyone thinks कि everything is going fine. Now you have to do your activities. ठीक है, तो अगले दिन पेशेंट चलना है। कुछ पेशेंट्स ने ऐसा किया कि तीसरे चौथे दिन पे अपने घर पे चाय बना ली डिस्चार्ज के बाद। तो हम लोगों ने वो वीडियोस दूसरों को दिखाई कि आपको भी ऐसा करना है। तो वी वोंट बिलीव कि लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो आप देखते हो वो आप बिलीव करना शुरू कर देते हो। सो सर्जरीज के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, सो 1 सर्जरी to 2 सर्जरी मेरा मेन मोटिव था कि पैर बराबर हो जाए। टू अ पॉइंट इट वेंट अप टू कि पेशेंट रिकवरी फास्टर, रिहेबिलिटेशन फास्टर होने लगी। लोग मुझे इम्प्लांट के बारे में पूछते हैं, कौन सा इम्प्लांट लगाना है, बहुत स्ट्रेटेजिकली सेम क्वेश्चन। हाँ, तो कौन सा इम्प्लांट लगाना है, ये लगाया वो लगाया, बहुत सारे सवाल जवाब पूछते हैं। बट डीए, मुझे लगता है तुम्हारे टाइम में डीए वाज लीस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, बट नाउ डेज इट इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि इवेंचुअली ये देखा गया है कि रिकवरी फास्ट होती है। डीए का ओनली बेनिफिट टू द सर्जन, मतलब मेरे लिए फ़ायदा क्या मैं बताता हूँ कि नॉर्मली हम पोस्टीरियर से पीछे से जब करते थे तो पेशेंट को साइड वाइज पोजीशन में लेते थे, फिर दूसरे साइड के लिए उल्टा घुमाते थे। यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन द ओटी। सो डीए का फ़ायदा है कि आप एक ही पोजीशन में हैं, अब आपको लेंथ एग्जैक्टली सेम पता चलेगी, एक पैर में जितनी है दूसरे को उतना करना है, और एक साइड से करके आपको दूसरी साइड में आना है, पेशेंट घुमाना नहीं है। तो यू कैन प्रिपेयर द पेशेंट इन वन गो, सो यू टेंड टू नॉट लूज टाइम ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है, सो फास्टर हो जाता है, टाइम पीरियड कम हो जाता है। दैट्स ए वेरी गुड एडवांटेज। जिससे कि डीए का एक और फायदा है कि ब्लड लॉस कम होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर, दो पोस्टीरियर में भी नहीं होता। टेक्निकली आफ्टर 6 months डीए एंड पोस्टीरियर्स कोई डिफरेंस नहीं है मेजर। ठीक है, लोग कॉस्मेटिक की बात करते हैं, आई थिंक कॉस्मेटिक वो है जो मुझे दिखता है। ठीक है, डीए का सामने कॉस्मेटिक नहीं है, क्योंकि मुझे खुद दिखेगा, पोस्टीरियर वाला दिखता नहीं है किसी को, पेशेंट के पीछे है तो उसको दिखता नहीं है। तो कॉस्मेटिक वाला एंगल में किसी को बोलता भी नहीं, और आई डोंट फील कि वो बोलना भी चाहिए, क्योंकि स्कार जो दिखता है ना वही पिंच होता है, रहता है जो नहीं दिखता वो कभी पिंच नहीं होता है। ठीक है, सो डीए के बारे में तुमने जो चीज़ पूछी, मुझे लगता है कि ग्वालियर में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ग्वालियर में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल मेरे लिए था जाने के बाद वॉज कि पेशेंट सर्जरी तो कराए and they were actually everyone is suffering but they don't want to get a surgery done because डर इतना है हम लोगों के बीच में। ठीक है, उसमें से एक बंदा आता है पूछता है कि डीए क्या है। इट वाज लाइक मैं सोचा हूँ कि ये इसने कैसे पूछ लिया, यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, सभी कह रहे हैं कि सर हमें सर्जरी नहीं करानी है, आप बताओ कैसे नहीं करानी है। सो दैट वाज वन ऑफ द चेंजिंग पॉइंट। एंड ये इससे मुझे पता चला कि एक तो चीज़ है कि patient has done some study and he is at least ready for the surgery। ठीक है, इससे मुझे दिखता है कि इस पेशेंट का करने से अच्छा है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा पेशेंट है मुझे लगता है कि वो अच्छा है, पढ़ के आया, नॉलेज लेके आया है। आई एम नॉट सेइंग कि उसने कौन सी डिग्री हासिल की है, उसने एटलीस्ट अपने प्रोसीजर के बारे में कुछ तो नेट पे पढ़ा है, देखा है,
तो दैट्स एजुकेशन अबाउट द प्रोसीजर. नंबर 2 वाज जो मुझे सबसे अच्छी मेमोरी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ वाज दैट मैं ओटी के ड्यूरेशन में ना एक रूटीनली काम करता हूँ, ठीक है, सो दैट एवरीवन इज रिलैक्स्ड एज वी प्ले म्यूजिक. ठीक है, इन गुड़गांव हमारे वहाँ पे ना हॉस्पिटल के अंदर ही मतलब एक म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, वो हमेशा बजता रहता है. वी प्ले वेरी सटल म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द पेशेंट. पेशेंट जो सुनना चाहता है हम वो सुनते हैं. इट इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू लिसन. ठीक है. एंड ग्वालियर में क्या हुआ कि किसी के मोबाइल से गाना बज रहा था, स्टॉप हो गया. एंड वी वर सेइंग गाना चलाओ, एंड यू स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग्स. I started chanting actually. हाँ, you started chanting. हाँ. I started chanting हनुमान चालीसा. हाँ, तुम उसके बाद तुमने ये भी बोला, मतलब आई डोंट नो तुम्हें याद है कि नहीं, तुमने बोला कि सर गाने मैं सुना देता हूँ आपको. ठीक है. दैट टाइम वी वर डूइंग द सेकंड साइड, सो यू स्टार्टेड I was a bit unconscious also. सो यू स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स एंड किशोर के गाने तुमने शुरू कर दिए. वी वर वेरी हैप्पी कि चलो किसी के मोबाइल बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गई, अभी हम लोग टेंशन नहीं, गाना तो चल ही रहे. मुझे तो याद भी नहीं. सो दोज आर द मेमोरीज एक्चुअली विद जो हमारे साथ रहती है. ठीक है. तो डेफिनेटली आई वांटेड टू रिकॉर्ड. मैं ऑपरेट कर रहा था तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को. बट डेफिनेटली आज एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ. अपना एक फेवरेट गाना तुम्हें यहाँ पे एटलीस्ट फ्यू लाइन्स यू हैव टू सिंग. Okay. So my favorite is it's very sad song. And I don't know if you heard that song or not. You know that song Awarapan Banjarapan from the movie Jism. Was sung by KK. Though he is no more, he is a legend, and he is like one of my favorite singers. It's a tribute to him as well. Yep. So I'm going to sing the last stanza of this song. You all can connect with it because उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम इंसान क्या है ना, एक तरफा नहीं होते. हमारे अंदर दो चीज़ तो होती हैं, अच्छाई और बुराई. तो एक तरफा हो ही नहीं सकते. आप अच्छे तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बुरे बिल्कुल नहीं हो सकते. कुछ लोग होते हैं बुरे बिल्कुल हो जाते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं. बट हाँ, मोस्ट कॉइन के दो साइड होते हैं, तो हाँ वही ज़्यादातर तो इंसान तो ऐसे ही होते हैं ना, वही अच्छे बुरे. सो लास्ट लाइन इज लाइक दैट. हाँ, कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना. थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में. आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में. हर दम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में. Great, superb. I think मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए it matches with the emotions as well. But एक और चीज़ मैं जो तुम्हें पूछना चाहूँगा, your expectations before the surgery and your results after the surgery, क्या expectation थी और क्या मिला? ये बहुत लोग सुनना चाहेंगे तुम्हारे मुंह से कि क्या expectation थी और मुझे क्या मिला. एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट कुछ ऐसा खास नहीं था कि मतलब डर तो था ही सर्जरी से पहले कि यार क्या होगा. एक कॉन्फिडेंस भी था कि यार देखो आगे पीछे कोई है नहीं, यू आर अ लोन वुल्फ नाउ. तो भाई तुम्हें खड़ा तो होना पड़ेगा, बट वो डर तो रहता ही है. डर था प्लस एक कॉन्फिडेंस भी था कि यार नहीं यार करना है मेरे को, इसको ख़त्म करके मेरे को खड़ा होना है, मुझे वॉक करना है. दौड़ना तो दूर की बात है, पहले मुझे वॉक करना है नॉर्मली पेन फ्री. और फिर बाद में जब सर्जरी हुई, केयर टेकर भी रखा मैंने 10 दिन के लिए. 10 दिन बाद मैंने बोला भाई जाओ अपने घर, मैं खुद से करूँगा जो करूँगा, खुद से जाऊँगा. बिकॉज हमारे यहाँ क्या ना, हमारे यहाँ बाथरूम जो है ना थोड़ा सा ऊपर है, उसका मतलब 1 फीट ऊपर है थोड़ा जमीन से. हाँ, तो सर्जरी के एकदम बाद तो आप डायरेक्ट स्टेप नहीं रख सकते, पहले आपको कुछ रखना पड़ता था सरफेस के लिए ताकि वो एक सीढ़ी ऐसा बन जाए. तो
तो 10 दिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बैठने में प्रॉब्लम होता था, फिर सोने में अनईजी होता था। 10 दिन बाद आई वाज लाइक कि यार छोड़ो यार, अब जो करना है खुद से ही करना है। तो केयर टेकर को बोला भाई आप जाओ, हम देखेंगे अपने आप, कोशिश करेंगे। करा 15 दिन तक वॉकर, 20 दिन मैंने वॉकर यूज़ किया। वॉकर के थ्रू मैं बाहर निकल जाता था, शॉप तक चले जाता था। फिर स्टिक पे आया 1 महीने बाद, फिर मतलब 2 महीने मैंने ये स्टिक वगैरह यूज़ करी। फिर दूसरे महीने के एंडिंग में मैंने स्टिक भी छोड़ दी, मैं शोज़ करना चालू कर दिए। तो देन आई स्टार्ट फीलिंग गुड यार कि यार मैंने कुछ तो अचीव किया है, इतना सारा सब कुछ झेल के। तो ये वो कॉन्फिडेंस आया, वो सब चीज़ें झेली तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आया। उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस आया कि आप अकेले हो और आपको जो करना है खुद से ही करना है। दो माई रिलेटिव वॉज देयर ड्यूरिंग सर्जरी, मम्मी थी नहीं तो मेरी बुआ आई थी, बुआ एंड फूफा जी वर देयर। सो आई एम ब्लेस्ड दैट दे वर विद मी ड्यूरिंग दैट टाइम। 5-6 दिन वो रहे मेरे साथ, फिर उसके बाद उनको भी निकलना था, उनकी भी घर गृहस्थी है। तो बाद में मैंने खुद से ही देखा, खुद से ही डील किया। एंड द फिजियोथेरेपी ऑल्सो मैटर्स। मैं ये भी कहना चाहूँगा व्यूअर्स से कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट जो हो बहुत ढंग का होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। बिकॉज सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत मेन रोल होता है, बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। इट्स वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द व्यूअर्स। अगर आप एवियन सफ़र कर रहे हो, सर्जरी करवाइए, तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा ढूंढो। मैं ये बोलता हूँ कि एक टीम प्ले होता है, सर्जन, पेशेंट एंड फिजियो। दैट्स ट्रू। तीनों अगर अच्छा परफॉर्म वो ट्राइपॉड हो जाता है वो। तो ट्राइपॉड हमेशा स्टेबल रहता है। सिंगल हैंडेड एक भी चीज सीधी खड़ी करना चाहो तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। It has to be a tripod, right? Word actually. And for you it was your physio as well. And I actually was very happy because मैं तो डेली तुम्हें देखने के लिए नहीं था। He took this courage to get you back to everything. And actually I was also amazed when 1.5 महीने बाद जब देखा first time and you were able to do everything. स्क्वाट भी कराया, क्रॉस लेग भी बैठाया तुम्हें, एंड आई वाज सुपर हैप्पी विद द रिकवरी। ठीक है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, लोग इन्हीं चीज़ों से डरते हैं। एंड बहुत समय क्या होता है कि जैसे मैं पेशेंट्स को पहले बोलता था कि आप लोग बताया करो कि आपका सर्जरी अच्छा हुआ है तो किसी को बताना है। तो इंडिया में ना एक बैक ऑफ द माइंड लोगों के दिमाग में रहता है कि जिंक्स रहता है कि मैंने शायद अपने बारे में अच्छा बता दिया तो मुझे कुछ खराब हो जाएगा। सो दे डोंट टेल दोज हु गॉट बैड थिंग्स टर्न, और कुछ खराब हो गया वो डंडोरा लेके पूरा चारों तरफ पीटते हैं। उनको देख के बहुत लोग सर्जरी से मना कर देते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट आते कहते हैं कि फलाना मेरे पड़ोस में है, उसने कराई थी, उसका फेल हो गया इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जिनका अच्छा हुआ है वो अपने अंदर तक ही रखते हैं, ये सोचते हैं कि मैं अगर बोल दूंगा ना दूसरों के सामने तो हो सकता है मेरे पर कोई जिंक्स लग जाए या खराब हो जाए मेरा उसके बाद, अभी तो ठीक चल रहा है। वो होता है, वो डर मेरे में भी है। मेरे से लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई तुम देख लो। So that's why I have come up with these short videos, podcasts, patient videos, testimonial videos, कि मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि now you are the brand ambassador for this particular procedure. अब तुम्हें सबको गाइड करना है। ठीक है। एंड टिल आई एम हियर, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है आई एम देयर एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। कभी भी कुछ भी आए, ठीक है, जिंक्स मैं लगने नहीं दूंगा। ठीक है। somehow I take all the bad things, I tell my patients that you relax, now you are the brand ambassador to tell everyone, because you are the person who can convince others to get a successful procedure done, because बहुत लोग दुखी बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है सुख क्या है। ठीक है। until unless you meet someone who is happy with it. एक एग्जाम के टॉपर या एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के टॉपर या किसी ने जो अचीव किया हो ना, अचीवर के पास मिलोगे ना तो यू विल हैव hundreds of positive vibes and motivation things and you might end up doing it. ठीक है। उस अचीवर की तरह आप भी अचीवर बन सकते हो। बट अनफॉर्चुनेट है कि लोग मिलते भी नहीं है और बताते भी नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक हम लोग आके बताएं ना तब तक बहुत वो पता नहीं चलता है। सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक मैसेज एज कम्युनिटी ऑफ एवियन पेशेंट्स, ठीक है, तुम्हारा ये जो जर्नी 5 years का पूरा जर्नी रहा है, 4-5 years का, तुम किसी को बोलना चाहो, कोई मैसेज देना चाहो तो व्हाट विल बी दैट मैसेज
in this video? See, decision making is very tough, to be honest. Or if you want to try anything, you can do. But like at the end, I find what I observe that सर्जरी ज़रूरी है. एवीएन का कोई और ट्रीटमेंट मुझे मिला नहीं, तो सर्जरी काफ़ी ज़रूरी है. और सर्जरी के बाद जो रहती हैं चीज़ें, 10 to 15 days गोइंग टू बी चैलेंजिंग. उसके बाद आपकी चीज़ें थोड़ी ग्रेजुअली धीरे धीरे अच्छी होने लगती हैं. आप जब, मैंने वही चीज़ बोली कि पोस्ट सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत मैटर करता है. बट हाँ, आप थोड़ा सा पेन बेयर करना पड़ेगा, बट वो उस पेन के मुकाबले तो कुछ भी नहीं होगा जो आप इतने सालों से सह रहे हो. थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है, चैलेंजिंग है. 10-15 दिन आपने अगर 1 साल 2 साल झेला है, तो 10-15 दिन का क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, झेल लो, कोई दिक्कत नहीं. इट्स नथिंग चैलेंजिंग, नो, इट्स नॉट दैट चैलेंजिंग. तो मैं वही बोलना चाहूँगा, जस्ट गो फॉर द सर्जरी. कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. आप बिल्कुल प्रिकॉशन लो. प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 2 महीने 3 महीने लो, उसके बाद जो करना है करो. इवन इफ यू वांट टू डू अ शो और लाइक, और इफ यू वांट टू डू ट्रैवलिंग, उसके बाद भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है. व्हाट आई ऑब्जर्व कि हाँ, ज़्यादा रश मत करो, भागो नहीं उतना. मेन तो आप जैसे, आप अगर आप एवीएन के पेशेंट हो, तो भाई आपके सबसे पहले तो यही चैलेंज होता है कि आप चलो कैसे. भाई वो चलना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है पेन फ्री चलना. मेरे लिए तो 100 मीटर चलना ही मुश्किल हो जाता था. सो आई जस्ट want to say कि मतलब I just conclude this कि सर्जरी इज मस्ट. कराओ उसको और हटाओ उस चीज़ को, प्रॉब्लम को हटा दो, ठीक है, ताकि आप अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल कर पाओ. और बट हाँ, प्रिकॉशन ज़रूर लो. प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है. सर्जरी के बाद के 2-3 महीने तक पूरी तरीके से फॉलो अप करो. उसमें नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं चाहिए. तो मैंने तो वही चीज़ करी. मैंने 2 महीने तक 3 महीने तक जो करा मेरा 2 महीने में हो गया. बिकॉज एक चीज़ और, विल पावर बहुत ज़रूरी है. आप इतने स्ट्रांग हो जाओ माइंडसेट से कि हाँ, आपको चलना ही है, आपका देख रेख करने वाला कोई नहीं है. अगर आप बूढ़े हो गए इसी के चलते चलते, फिर आप बेड पे लेट जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा. और मेरे साथ ये चीज़ थी कि मैं थोड़ा यंग था, तो इसलिए मेरे लिए और ज़्यादा इजी हो गया वो चीज़, वो विल पावर क्रिएट करना कि हाँ नहीं यार, मुझे यार अपनी लाइफ जीनी है यार, मुझे बहुत लंबा जाना है. अभी मेरी एज क्या है, 30 का भी नहीं हुआ मैं. तो वही माइंडसेट लेके मैं चला कि यार नहीं यार, खड़ा होना है मेरे को, मुझे चलना है, मुझे शोज करने हैं, मुझे ऑकवर्ड फील नहीं करना है. मतलब मुझे फील नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा ऑकवर्ड सा कि मैं लिम करके चल रहा हूँ, या फिर यार लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं. नहीं, मुझे नहीं चाहिए. मुझे नॉर्मल रहना है. नेक्स्ट स्टोरी और बताता हूँ. इसी में एक पेशेंट हमारी थी, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, 15-20 ईयर से हिप दोनों खराब थे. शी वाज समवेयर अराउंड लेट 20s में थी. Now they used to come as couple, husband wife दोनों ही आते थे. And husband was super protective. तो हर बार क्या होता था कि they used to opt not to go for surgery. ठीक है, 15 साल से वो है इसमें, एंड चलने में डिफिकल्टी होती थी. एक दिन व्हील चेयर में आई, तो उस दिन मैंने बोला कि देखो आज तो हिप रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया एंड यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज नाउ व्हील चेयर एट लेस देन 30 इज इम्पॉसिबल, यू कैन कंटिन्यू. तो जैसे तैसे उन्होंने सर्जरी करा ली. सर्जरी के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आई मेड दिस पॉइंट एकदम क्लियर कि सेम डे स्टैंडिंग होना है एंड नेक्स्ट डे चलाएंगे. तो सेम डे क्या होगा कि बिकॉज ऑफ हर लो हीमोग्लोबिन, रूमेटॉइड की पेशेंट थी, तो रात को उसको बैठाते चक्कर आ रहे थे. एनेस्थीसिया का इफेक्ट भी था, फीमेल पेशेंट भी है, थोड़ी हैवी भी थी, तो वो नहीं हो पाया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट डे आई मेड इट अ पॉइंट कि आई विल गो माई सेल्फ एंड आई विल मेक अ स्टैंड ऑन हर ओन एंड विल स्टार्ट सम स्टेप्स एज वेल. मैं गया, मैंने पूरा उसको खड़ा किया मोटिवेट करके. शी स्टूड वेल, शी स्टार्टेड वॉकिंग विद द वॉकर, एंड धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, जस्ट हाथ हटा दिया पीछे से, एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग. क्योंकि वो खराब हिप के साथ इतना
मुश्किल से चल रही थी, अच्छे एप के साथ वो एकदम फटाफट चलने लगी जैसे सर्जरी हुई ही नहीं है। और हम लोगों ने फिर थोड़ा सा 2-4 स्टेप जाने के बाद रोका उसे, मैंने बोला रोको, वेट अभी वो पूरा नहीं हुआ, कम बैक, विल मेक यू वॉक अगेन। सो टर्न करके वापस आके बैठी, एंड आई सॉ द हस्बैंड स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते सर मुझे अगर पता होता ना ये होने वाला है, मैं इसकी सर्जरी आज से 10 साल पहले करवा देता। जो मुझे इतना टाइम हो गया था। उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कभी उठ भी ना पाए सर्जरी के बाद, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सामने पत्थर में ही था। And he was crying. I said, don't worry. सब लोगों को डिसीजन लेने में टफ होता है, इट्स नॉट वेरी इजी, बट यू स्टूड वेल। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ताकतवर थी, वो कमज़ोर थी। अगर वो इतनी स्ट्रांग होती तो शायद वो पहले भी तुम्हें फोर्स कर चुकी होती। एंड इट इज़ अ क्यूमुलेटिव डिसीजन। एंड आई वाज लेस इमोशनल अबाउट इट कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। एंड आई सेड नो, whenever you did the thing is the right time, whenever you are mentally ready. Now understand, अब सारे काम करने हैं। She took almost I think 3-4 months fully recover होने में, क्योंकि उसका पूरा gait pattern ही change हो गया था। She had knee arthritis as well, spine involvement भी थी, but थोड़ा लंबा टाइम लिया। बट नाउ एट 1 year आफ्टर द सर्जरी शी इज वॉकिंग वेल। बाहर से देख के बताना मुश्किल है कि इसका हिप रिप्लेसमेंट भी हुआ है। सो दैट चेंज इन कंप्लीट स्टोरी। ठीक है, पहले वो सहारे से आती थी, अब वो ऐसे ही मिलने आती है। जब ये अकेले आती है, अभी कोई वो हस्बैंड की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही आती है। एंड दैट्स द चेंज यू फील, एंड दैट्स वन ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग फॉर अस एज अ सर्जन, कि हम लोग जब पेशेंट को ऐसा देखते हैं, जो चेंज देखते हैं, वो और अच्छा करने पे और बिलीव करता है। एंड फॉर यू एज वेल आई विल से कि आई हैव गिवन वेरी लेस टाइम टू यू, बिकॉज तुम ग्वालियर में थे। आई डिड द सर्जरी, वेंट बैक, फ़ोन पे ही बात हुई, एंड मुझे लगता है कि उसके बाद भी तुमने एक ट्रमेंडस एफर्ट देके अच्छा रिकवरी फेस दिया है। एंड इट इज़ कमेंडेबल टू यू एज वेल, That's true. टू प्रूव कि बाकी लोगों की सर्जरी के बाद भी अच्छी लाइफ जी जा सकती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मैसेज विच आई वांटेड टू गिव थ्रू दिस पॉडकास्ट टू एवरीवन, दैट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोगों को लगता है कि ये टास्क भी नहीं है, वो पेशेंट्स के लिए, जॉइंट पेन के पेशेंट्स के लिए वो टास्क होते हैं, जैसे कमिंग आउट ऑफ द बेड। ठीक है, विच यू हैव राइटली सेड कि मौत आ गई है। एंड आई वुड सजेस्ट those who are feeling like this, get the procedure done and come out of your problems. फेलियर एंड सक्सेस दोनों ही चीज़ें होती हैं एक ही कॉइन की। ठीक है, कुछ फेल भी होते हैं, कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी होती है, बट वेन एवर यू टेक ए चैलेंज, डोंट सी टूवर्ड्स फेलियर एंड थिंक कि मैं भी फेल होऊंगा। यू विल ऑलवेज लुक टूवर्ड्स अचीवर्स और सक्सेस कि मैं सक्सेसफुल ही होने वाला हूँ। And positive frame of mind with strong willpower, as rightly said by Abhishek, is one of the right way to move forward. And that's it. And thanks Abhishek for spending huge amount of time and getting a podcast done. It was definitely, you were busy, we are busy, सबके बीच में एक अच्छा सा वो हुआ। It was a privilege, sir. Thanks. Thank you so much for inviting me. Thank you. And thanks for watching this video. If you like this video, do like and share. एंड डेफिनेटली उन लोगों को ज़रूर भेजना जो बहुत सालों से परेशानी झेल रहे हैं। उन लोगों के लिए आई थिंक एक माइंड सेट चेंज हो सकता है इससे। इट डजंट मीन दैट आई एम प्रेसिंग यू टू गो फॉर सर्जरी, आई एम टेलिंग यू think about surgeries, because it is not only money, it is time. As a young person, you are not going to waste your time in things which are not proved. Thanks for watching this video. Thanks a lot.